दोस्तों, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी और आप देख रहे हैं साबिकी कार्यक्रम। हमारा नियमित कार्यक्रम है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में बनी नई कैबिनेट पर। अफ़गानिस्तान में नई कैबिनेट का गठन हो गया है, नई मंत्रिपरिषद का गठन वहाँ इस्लामिक स्टेट ऑफ अफ़गानिस्तान ने किया है, जिसके अंदर मुख्य रूप से तालिबान के लोग हैं और हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं। ये दोनों ही संगठन धार्मिक मूलवादी, कट्टरपंथी और संयुक्त राष्ट्र संघ की लिस्ट में ये आतंकवादी संगठन माने जाते हैं। और इसे लेकर जो इम्पीरियलिस्ट पावर्स हैं, साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, यूएस और नाटो के नेतृत्व में, अमेरिका और नाटो के नेतृत्व में, उनके बीच में एक बड़ी चिंता फैल गई है। और इस चिंता को इन अमेरिका और नाटो शक्तियों के साथ साथ इनके जो एलाइज हैं, इनके जो सहयोगी हैं, वो भी इसे शेयर कर रहे हैं, वो भी इसे साझा कर रहे हैं। रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, टर्की और कतर, इन तमाम देशों को अफ़गान सरकार के इस गठन में शामिल किया गया था। इनकी सहमति से इस नई अफ़गान सरकार का गठन हुआ है, जिसके कुल 33 सदस्य हैं और इन 33 सदस्यों में एक भी महिला को शामिल नहीं किया गया। पूरी पुरुषों की कैबिनेट ये बनाई गई है। जो मूलवादी सोच, जो धार्मिक मूलवादी सोच विचार तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के हैं, इस्लामिक स्टेट के हैं, उनके हिसाब से ये कैबिनेट, इसका गठन किया गया। और 33 सदस्यों में इसमें अधिकतर सदस्य जो हैं, जैसा मैंने कहा कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के हैं, और इनमें 2 ताजिक और 1 उज़्बेक सदस्य को सम्मिलित किया गया है, उसे शामिल किया गया है। इसके सभी मुख्य पदों पर हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं, तालिबान के हायरार्की के लोग हैं। और इनमें ज़्यादातर 33 सदस्यों में वे लोग हैं जो इससे पहले जो तालिबान की कैबिनेट थी 1996 से 2001 तक, जिन लोगों ने शासन किया था, जिन लोगों को मंत्री पद दिए गए थे, जो लोग कैबिनेट में पद जिनको मिले थे, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो वही लोग हैं और उन लोगों को दोबारा से इस कैबिनेट में जो है सम्मिलित किया गया है। इस कैबिनेट के अंदर जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, उनमें अधिकतर वे लोग हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ की लिस्ट में आतंकवादी के तौर पर रखा गया है। उन पर बैन है, उनके ट्रैवल पर बैन है, उनके इधर उधर जाने पर बैन है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य जो हैं वो पासपोर्ट नहीं दे सकते, वीज़ा नहीं दे सकते, और उन्हें किसी भी तरह से अपने देशों के अंदर जो है वे एंट्री नहीं दे सकते। इस सब के बीच में जो तमाम देश हैं जिन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया है, जिनके मैंने नाम लिए हैं, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, टर्की और कतर। इनके अलावा ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने भी तालिबान सरकार के साथ जो है सहयोग किया है, उसके गठन में सहयोग किया है। और इस सरकार में अधिकतर पश्तून कबीलों का बहुमत है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पश्तून कबीलों का बहुमत है और ये पश्तून कबीले जो हैं ये लंबे समय से जो सुन्नी मुस्लिम समुदाय है उससे संबंध रखते हैं, और ये लंबे समय से पश्तून कबीले जो हैं ये अमेरिका के ख़िलाफ़, नाटो शक्तियों के ख़िलाफ़ एक 2 दशक लंबे युद्ध में लगातार लगे रहे थे। इस युद्ध में इन पश्तून कबीलों का जो है सबसे ज़्यादा योगदान है और इन्होंने सबसे ज़्यादा लहू अफ़गानिस्तान को आज़ाद कराने पर दिया है। 15 अगस्त 2021 को जब भारत और पाकिस्तान अपनी आज़ादी का दिन मना रहे थे, पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है, भारत 15 अगस्त को, उसी समय 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान किया। काबुल पर कब्ज़े के साथ तालिबान ने ये ऐलान किया कि अफ़गानिस्तान स्वतंत्र हो चुका है, अफ़गानिस्तान आज़ाद हो चुका है। और इस कब्ज़े को, जिसे 15 अगस्त को तालिबान ने पूरा कर लिया था काबुल पर, उस कब्ज़े को एक औपचारिक रूप देने के लिए उन्होंने कल जो है ये सत्ता का भी ऐलान कर दिया, अपनी सरकार का ऐलान कर दिया। दरअसल परसों रात को ये सरकार का ऐलान किया
और कल के अखबारों में जो है ये शाया हुआ। और जिस तरह से इस कैबिनेट का गठन किया गया और जिस तरह के लोगों को इसमें कैबिनेट में शामिल किया गया, उसके साथ ही अफ़गानिस्तान के अंदर ख़ास तौर से काबुल और हेरात जैसे बड़े शहरों में और उसके साथ बहुत सारे छोटे शहरों में भी दर्जनों की तादाद में वहाँ प्रदर्शन हुए। और इन प्रदर्शनों का नेतृत्व लगभग सभी जगह महिलाएं कर रही थी। महिलाओं के हाथ में इन प्रदर्शनों की जो है कमान थी। तालिबान विरोधी प्रदर्शन अब भी लगातार जारी हैं और काबुल के अंदर 3 बड़ी रैलियां जो हैं हुई हैं तालिबान के शासन के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। विशेष रूप से पाकिस्तान पर यह आरोप है कि तालिबान को सत्ता में आने में पाकिस्तान ने मदद दी है, सैनिक मदद दी है, राजनीतिक मदद दी है। तो उसमें 3 रैलियां वहाँ लगातार जो है काबुल के अंदर समानांतर ये 3 रैलियां वहाँ चली हैं तालिबान के ख़िलाफ़ और इसमें महिलाएं अगली कतार में रही हैं। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर बड़ा प्रदर्शन हुआ है जिस पर वहाँ जो है बल प्रयोग किया है तालिबान ने और इस प्रदर्शन को विसर्जित करने में तालिबान ने जो है इसके लिए आदेश जारी किए हैं और इसमें भूमिका निभाई है। फैज़ाबाद जो उत्तर पूर्व का शहर है अफ़गानिस्तान का, उसके अंदर प्रदर्शन हुए हैं और वहाँ पत्रकारों की गिरफ्तारी भी हुई है। हेरात में प्रदर्शन हुए हैं, वहाँ 2 लोगों को गोली मार दी गई है इन प्रदर्शनों के दौरान तालिबानियों द्वारा और 8 लोग इसके अंदर बुरी तरह घायल हुए हैं और भी लोग घायल हुए हैं, दर्जनों की तादाद में घायल हुए हैं। लोग अपनी घायल लोग जो हैं वो ज़्यादातर अपने आप को सामने नहीं ला रहे हैं तालिबान के रिप्रेशन के डर से। 1996 से 2000 तक जो सरकार चली थी उसमें अधिकतर यही लोग थे जिनको अब वर्तमान मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड जो हैं इस नई सरकार के, जिसे एक केयर टेकर सरकार कहा जा रहा है, एक अस्थाई सरकार कहा जा रहा है, उसके प्रधानमंत्री बने हैं, उसके मुखिया बने हैं। और उप प्रधानमंत्री के पद पर वहाँ 2 लोगों को बिठाया गया है। अब्दुल गनी बरादर, जिनके नाम से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जो कतर के अंदर अफ़गान सरकार और जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं दुनिया के अंदर उनके बीच में मध्यस्थता कर रहे थे। भारत के साथ भी उन्होंने बातचीत की थी अब्दुल गनी बरादर ने, तो उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया और अब्दुल सनाफ हनाफी उनके साथ दूसरे उप प्रधानमंत्री होंगे। 2 उप प्रधानमंत्री जो हैं वो मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड की सरकार को, प्रधानमंत्री अखुंड को जो है उनको असिस्ट करेंगे। उनके उप प्रधानमंत्री हैं अब्दुल सनाफ हनाफी और अब्दुल गनी बरादर। इसके अलावा जो पूरी मंत्री परिषद बनाई गई है उसमें तमाम लोग ऐसे शामिल किए गए हैं जिनके नाम पर जो बड़ी ताकतें हैं, साम्राज्यवादी ताकतें, विशेष रूप से अमेरिका और नाटो, वो उनकी हिट लिस्ट में हैं, वो उनकी काली सूची में हैं। मसलन सिराजुद्दीन हक्कानी इनको गृह मंत्री बनाया गया है। हक्कानी नेटवर्क आप जानते हैं कुख्यात नेटवर्क है और ये सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं जिनको गृह मंत्री बनाया गया, ये इसके हक्कानी नेटवर्क के अध्यक्ष हैं। अमेरिका की लिस्ट में ये मोस्ट वांटेड हैं और इनके ऊपर $10 मिलियन का इनाम है। तालिबान और अलकायदा से जुड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है हक्कानी नेटवर्क, उसके मुखिया हैं, ये उसे चलाते हैं। मुल्ला अब्दुल हक वसीक ये कार्यकारी खुफिया अध्यक्ष हैं, खुफिया विभाग के अध्यक्ष हैं और ये ग्वांटानामो बे की जो अमेरिकी जेल है उसमें कैदी रहे हैं। और इससे पहले जो मंत्रिमंडल था 1996 से 2001 उसके सुरक्षा मंत्री थे। नूरुल्लाह नूरी ये बॉर्डर और ट्राइबल मंत्री बनाए गए हैं, सीमा और आदिवासी मंत्री बनाए गए हैं और ये भी ग्वांटानामो बे में कैदी थे। मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमर तालिबान के संस्थापकों में से एक थे, उनके बेटे हैं मुल्ला याकूब, इन पर कोई इनाम नहीं है और ये काली सूची में भी नहीं है और तालिबान संस्थापक आतंकियों की लिस्ट में ये शामिल हैं। मुल्ला उमर के बेटे होने के नाते इन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया है। मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री बनाया गया है और मुल्ला याकूब जो हैं
इस समय काबुल पर कब्ज़े के समय वे लश्कर तैयबा जैसे संगठनों के जो कमांडर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे और काबुल पर कब्ज़े में उनका बड़ा हाथ है। इस बीच ताज मीर जवाद उन्हें जो है मुल्ला अब्दुल हक वसीक के साथ उनका डिप्टी बनाया गया है, उप खुफिया अध्यक्ष बनाया गया है, खुफिया विभाग का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है और आत्मघाती दस्तों के नेटवर्क का जो है उसके ये अध्यक्ष थे। आत्मघाती दस्ते जो तालिबान ने बनाए थे उनका ये एक तरीके से उनकी सदारत करते थे, उनका कंट्रोल इनके हाथ में था। और इसके साथ ही जो नई सरकार है उसमें शरिया और इस्लामिक कानून को लागू करने के लिए मेहनत करने का वादा किया है। हिबातुल्ला अखुंडज़ादा ने, जो इस समय वहाँ सर्वोच्च धार्मिक नेता घोषित किए गए हैं और इससे पहले जो मंत्रिमंडल था 1996 से 2001 के बीच में, उसमें वे विदेश मंत्री थे और साथ ही कंधार के गवर्नर भी थे। इसी तरह से मौलवी आमिर खान मुतक्की, इनको विदेश मंत्री बनाया गया है। पहली कैबिनेट में ये शिक्षा मंत्री थे। शेर मोहम्मद अब्बास, इनको उप विदेश मंत्री बनाया गया है। मुल्ला खैरुल्ला खैरख्वा, इनको सूचना मंत्री बनाया गया है। ये भी ग्वांटानामो बे में कैदी थे, अमेरिकी जेल में कैदी थे। और इसी तरह ज़बीउल्ला मुजाहिद को उप सूचना मंत्री बनाया गया है। 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद अफ़गानिस्तान को आज़ाद कराने के बाद ये कैबिनेट बनी है और जिस तरह से अफ़गानिस्तान को अमेरिका और नाटो ने लहूलुहान करके छोड़ा था, उसे पूरी तरह से प्रतिक्रियावाद के अंधेरे में धकेल दिया था, उसे रोशनी से वंचित रखा था पूरी दुनिया के अंदर, उसका परिणाम ये है कि अमेरिका के वहाँ से हटते ही वहाँ तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसी जो काली ताकतें हैं वो वहाँ सत्ता में आ गई हैं। इस नेटवर्क को वहाँ इसलिए बढ़त मिली, वहाँ की जो स्वतंत्रता, वहाँ जो स्वतंत्रता संघर्ष था अफ़गानिस्तान में, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष था, वहाँ जिस तरह से अफ़गानिस्तान को कोलोनाइज़ कर लिया था अमेरिका और नाटो ने मिलकर, उसे उखाड़ फेंकने में जिस आंदोलन ने बड़ी भूमिका निभाई, उस आंदोलन की जो अगली कतारें हैं वो इन काली ताकतों के हाथ में दो कारणों से जा सकी। एक तो जैसा मैंने कहा कि इन साम्राज्यवादी ताकतों ने लंबे समय, इन 20 साल तो रखा ही अफ़गानिस्तान को एक अंधेरी कोठरी बनाकर, दुनिया से काटकर उसे गुर्बत में रखा, उसे वंचित रखा सभी साधनों संसाधनों से। इसके अलावा 1978 से ही लगातार वहाँ अमेरिका और नाटो की शक्तियाँ अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं और उन्होंने पूरी तरह से अफ़गानिस्तान को आर्थिक और राजनीतिक रूप से निचोड़ कर रखा, उसे किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ने दिया, उसमें किसी तरह का विकास नहीं होने दिया, लोगों के बीच में वहाँ शिक्षा का उजाला नहीं फैलने दिया। तो वहाँ अमेरिका की इस साम्राज्यवाद की जो काली छाया है वो इस समय हमें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के रूप में, अलकायदा के रूप में वहाँ जो है नज़र आ रही है, वहाँ दिखाई दे रही है। साम्राज्यवाद की तमाम शक्तियाँ वहाँ किसी भी तरह से जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी कहा और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, वहाँ प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा कि हम किसी भी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर किसी ह्यूमैनिटेरियन मानवीय मिशन पर नहीं गए थे, बल्कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर सिर्फ ये सुनिश्चित करने गए थे कि अफ़गानिस्तान की कमर को इस तरह से तोड़ दिया जाए कि अफ़गानिस्तान फिर यूरोप और अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा ना हो सके, उस पर हमला ना कर सके। तो इस सब के चलते, इस पूरी दुविधा के चलते वहाँ साम्राज्यवादियों ने अपना बहुत ही कुटिल रोल, बड़ी कुटिल भूमिका जो है अदा की और अफ़गानिस्तान को जिस स्थिति में बना करके रखा, उसकी वजह से ये जो काली ताकतें हैं ये वहाँ सत्ता में आ गई हैं। इसके साथ ही चीन ने $31 मिलियन की सहायता अफ़गानिस्तान को जारी कर दी है। चीन दरअसल वहाँ बहुत लंबे समय से अफ़गानिस्तान के जो प्राकृतिक और मानवीय स्रोत हैं उन पर नज़र गड़ाए हुए है और उन पर वहाँ से किसी तरह से अमेरिकी और नाटो शक्तियों को अलग करके उन पर अपना कब्ज़ा चाहता है।
अफ़गानिस्तान को अपने शिविर में शामिल करना चाहता है और विशेष रूप से अफ़गानिस्तान के जो पेरिफेरल इलाके हैं, उसके जो बाहरी इलाके हैं, उन्हें अपने ख़ास तरह के विकास के लिए जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है, जिसमें अपना सड़कों का एक बड़ा नेटवर्क, जिसे वो ज़रूरत पड़ने पर अपने सामरिक युद्ध उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सके, वो बनाना चाहता है। और अफ़गानिस्तान के अंदर वो अपने सैनिक अड्डे भी कायम करना चाहता है, ख़ासतौर से अफ़गानिस्तान की बाहरी सीमा पर। तो इस सब के चलते चीन ने $31 मिलियन की जो मदद है वो जारी की है। और इसके साथ ही वहाँ मैंने आपको बताया कि किस तरह से तालिबान के ख़िलाफ़ प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं, दूसरे पंजशीर घाटी में वहाँ प्रतिरोध तैयार हो रहा है और राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट वहाँ बना है, जिसके जो वहाँ अध्यक्ष हैं अहमद मसूद, जो वहाँ इस तरह का प्रतिरोध संगठित कर रहे हैं, हथियारबंद प्रतिरोध संगठित कर रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़। तो वो एक अलग से चुनौती है तालिबान के लिए, जिसका मुकाबला तालिबान को जो है वहाँ करना पड़ेगा। इसके बावजूद 20 वर्षों के लंबे संघर्ष में इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे संगठनों ने वहाँ उसमें बड़ी भूमिका निभाई है। पश्तूनों ने वहाँ अपना लहू दिया है इसके लिए, और वे इस समय वहाँ सत्ता के अंदर दाखिल हो रहे हैं इस संघर्ष का लाभ उठाकर। और 1996 से 2001 के बीच में जो सरकार वहाँ तालिबान ने चलाई थी, अभी ऐसा समझा जा रहा था कि तालिबान शायद उससे अलग हट जाएगा और कुछ नई तरह से वहाँ सरकार चलाएगा, तो वो संभव नहीं दिख रहा है। और जिस तरह की कैबिनेट वहाँ अभी बनाई गई है तालिबान के द्वारा हक्कानी नेटवर्क को शामिल करके, तो उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये उसी तरह की धार्मिक मूलवादी और कट्टरपंथी कैबिनेट जो है वो रहेगी अफ़गानिस्तान के अंदर, जिस तरह की कैबिनेट उन्होंने 1996 से 2000 के बीच में वहाँ बनाई थी। इसके बावजूद वहाँ इसके ख़िलाफ़ जो संघर्ष की लहर है वो हमें दिखाई देने लगी है। जिस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशंस, जिस तरह के प्रदर्शन वहाँ अलग अलग शहरों में चल रहे हैं, जिसमें वहाँ की मेहनत कश जनता हिस्सा ले रही है, महिलाएं हिस्सा ले रही हैं, तो वो एक उम्मीद जगाती है कि वहाँ मेहनत कश जनता जो है तालिबान के ख़िलाफ़ अपने प्रदर्शन, अपना विरोध और प्रतिरोध जो है उसको लगातार जारी रखेगी। अफ़गानिस्तान का एक लंबा इतिहास है और अब 1978 से ही लगातार अफ़गान जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की मेहनत का जनता संघर्ष कर रही है। पहले उसने सोवियत साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़, रूसी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ वहाँ संघर्ष किया था। 1978 में सोवियत संघ के कब्ज़े के ख़िलाफ़ अफ़गानों ने संघर्ष किया था, और उसके बाद 2001 से वे लगातार अमेरिकी कब्ज़े के ख़िलाफ़ जो है अफ़गानिस्तान में संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष का जो बड़ा सुखद परिणाम रहा कि वहाँ 2021 में 20 सालों के संघर्ष के बाद वहाँ से अमेरिका और नाटो शक्तियों को उखाड़ फेंका गया। लेकिन उसके साथ ही अफ़गानिस्तान पर इस समय अफ़गानिस्तान की सत्ता पर जो शक्तियाँ वहाँ काबिज़ हो गई हैं, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसी शक्तियाँ, वे निश्चित रूप से अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी तरह से स्वतंत्रता का जो आधार, स्वतंत्रता के लिए, वहाँ आज़ादी के लिए, लोकतंत्र के लिए कोई आधार तैयार कर पाने में पूरी तरह से अक्षम हैं। वे ऐसा आधार तैयार नहीं कर सकती, और वहाँ निश्चित रूप से वे अफ़गानिस्तान को उस अंधेरे में बनाए रखेंगी, धार्मिक कट्टरवाद के, धार्मिक पोंगापंथ के और धार्मिक मूलवाद के उस अंधेरे में निश्चित रूप से अफ़गानिस्तान को बनाए रखेंगी, जिस अंधेरे में लंबे समय से अफ़गानिस्तान जो है वो घुटता रहा है। अफ़गानिस्तान की जो आज़ाद ख्याल, आज़ादी पसंद लोग हैं, वो वहाँ किसी भी तरह से तालिबान को पसंद नहीं करते। निश्चित रूप से तालिबान वहाँ उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की अगली कतारों में रहा, लेकिन उसकी अपनी जो राजनीति है तालिबान की, उसकी अपनी जो प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण है, उसको अफ़गानिस्तान में व्यापक समर्थन नहीं है। अफ़गानिस्तान के पिछड़े हिस्सों के बीच में उसका आधार है, ऐसे हिस्सों के बीच में जो वहाँ
इस्लामिक शासन चाहते हैं, शरिया का शासन चाहते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की जो मेहनत कश जनता है वो इन तमाम तरह के जो दमनकारी और शोषक शासन हैं, लुटेरे शासन हैं, इनसे मुक्ति चाहती है। अफ़गानिस्तान की जनता सिर्फ वहाँ अमेरिका और यूरोप की ताकतों के काले शासन से ही मुक्ति नहीं चाहती है, बल्कि वहाँ ये जो मुल्ला और मौलवी हैं इनके शासन से भी वहाँ मुक्ति चाहती है। ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान की महिलाएं, वहाँ की आधी आबादी पूरी तरह से इन मुल्ला मौलवियों के शासन के ख़िलाफ़ है, वहाँ इस्लामिक शासन के ख़िलाफ़ है और वे उससे मुक्ति चाहती हैं। पुरुषों के बीच में भी तालिबान के ख़िलाफ़ और उसके सहयोगी संगठनों, अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क जैसे संगठनों के ख़िलाफ़ वहाँ व्यापक प्रतिरोध है, जो अभी प्रदर्शनों के दौरान वहाँ देखने को मिला है। वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग तालिबान के तमाम आतंक के तमाम धमकियों के बावजूद अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ प्रदर्शनों के लिए संगठित हुए हैं और तालिबानियों को इन प्रदर्शनों पर गोली चलानी पड़ी है। हेरात में 2 लोग मारे गए हैं, दर्जनों घायल हुए हैं, 8 लोग बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं। इसके बावजूद वहाँ प्रदर्शन रुक नहीं रहे हैं और मेहनत कश जनता के हिस्से वहाँ अमेरिका और नाटो से तो मुक्ति चाहते ही थे, अब उसकी इस काली छाया से, उसके इस जो है इस गहरे काले बिंब से भी मुक्ति चाहते हैं। वे उसकी प्रेत छाया तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को भी वहाँ से खदेड़ना चाहते हैं और निश्चित रूप से वे इसे खदेड़ने में कामयाब होंगे, इसमें सफल होंगे। अफ़गानिस्तान की जनता का ये संघर्ष तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ ये संघर्ष और इससे पहले अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों के ख़िलाफ़ संघर्ष जो अभी जिसकी कंटिन्यूटी हो रही है, जिसकी निरंतरता हम देख रहे हैं उस संघर्ष की, वहाँ तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़, नई इस्लामिक सत्ता के ख़िलाफ़ संघर्ष में ये निश्चित रूप से ये संघर्ष जो है ये अमेरिका और यूरोप की नाटो की शक्तियों के ख़िलाफ़ शुरू होकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ संघर्ष से गुज़रते हुए ये समाजवाद के लिए संघर्ष में, पूंजीवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष में, तमाम मध्ययुगीनता के ख़िलाफ़ संघर्ष में अभिव्यक्त होता हुआ निश्चित रूप से समाजवाद की विजय तक, वहाँ सर्वहारा की विजय तक पहुँचेगा। और ये सर्वहारा की विजय इसे अकेले अफ़गानिस्तान में हासिल नहीं किया जा सकता। अफ़गानिस्तान में इन काली ताकतों और इनके जो साम्राज्यवादी सहयोगी हैं, जिनमें दोनों हैं, एक तरफ अमेरिका और नाटो जैसे ताकतें हैं जो अफ़गानिस्तान को उसी मध्ययुगीनता के कुएं में धकेल कर रखना चाहती हैं, उसमें बनाए रखना चाहती हैं और उसकी लूट करना चाहती हैं, अफ़गानिस्तान के संसाधनों की लूट करना चाहती हैं, वहाँ की जनता को ग़ुलाम बनाए रखना चाहती हैं, अपना उपनिवेश बनाए रखना चाहती हैं। दूसरी तरफ उनकी जो विरोधी ताकतें हैं, जो रूस और चीन जैसी ताकतें हैं, वे अमेरिका और नाटो को हटाकर अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा चाहती हैं। तो इन सब के शिकंजे से अफ़गानिस्तान को मुक्त कराने के लिए, अफ़गानिस्तान को स्वतंत्र कराने के लिए और उसकी जनता को आज़ादी दिलाने के लिए ये ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान का जो सरवारा है, अफ़गानिस्तान का जो मज़दूर वर्ग है और वो दक्षिण एशियाई मज़दूर वर्ग के साथ मिलकर, उसके साथ एकजुट होकर, पश्चिम एशियाई मज़दूर वर्ग के साथ एकजुट होकर वो संघर्ष करे। और इधर पूरे एशियाई मज़दूर वर्ग का, पश्चिम एशियाई मज़दूर वर्ग का, दक्षिण एशियाई मज़दूर वर्ग का ये कर्तव्य है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर इस काले अंधेरे को साफ़ करने के लिए, इसे मिटाने के लिए और वहाँ क्रांतिकारी सरकार की विजय के लिए, वहाँ मज़दूरों और मेहनत कशों की सरकार को कायम करने के लिए, एक क्रांतिकारी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ और उनके साम्राज्यवादी आकाओं के ख़िलाफ़, अलकायदा के ख़िलाफ़ इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ मज़दूर और मेहनत कश वर्ग जो है वो अपनी कार्रवाई करे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है पश्चिम एशिया में, दक्षिण एशिया में एक क्रांतिकारी कार्यक्रम के लिए संघर्ष, एक ऐसे कार्यक्रम के लिए संघर्ष जिसकी बुनियाद मार्क्सवाद के क्रांतिकारी सिद्धांत पर खड़ी हो, जिसके केंद्रक में सर्वहारा का संघर्ष हो, सर्वहारा की स्वतंत्रता, सर्वहारा की केंद्रीयता और उस पर आधारित उसकी अंतर्राष्ट्रीयता के लिए संघर्ष। ये संघर्ष, ये तिहरा संघर्ष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अफ़गानिस्तान के लिए। अफ़गानिस्तान के अंदर सर्वहारा सिर्फ मुट्ठी भर है, मज़दूर वर्ग मुट्ठी भर है, लेकिन दुनिया के मज़दूर वर्ग के साथ एकजुट होकर वो एक बहुत बड़ी ताकत है। अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो काली ताकतें हैं, जिनका आधार
अफ़गानिस्तान के मेहनतकश जनता के पिछड़े हिस्सों में है, और जो वहाँ वास्तव में मुल्ला मौलवियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वहाँ का जो स्थानीय पूंजीपति वर्ग है, जो वहाँ साहूकार एक तरीके से वर्ग है, ज़्यादातर ये मुल्ला मौलवी वहाँ कर्ज़ पर पैसा देने का काम करते हैं। तो ये जो वर्ग है जोंकों का, शोषकों का, आज सत्ता इसके हाथ में है। तालिबान इन्हीं का प्रतिनिधित्व करता है। ये मुल्ला मौलवी जो हैं, ये तालिबान के केंद्रक में बैठे हैं, सत्ता के केंद्रक में बैठे हैं। तो इनके राज को, इनके शासन को अफ़गानिस्तान के अंदर मनसूख करके, इनके शासन को हटाकर वहाँ मज़दूरों और किसानों का क्रांतिकारी शासन स्थापित करना, उनकी क्रांतिकारी सरकार की स्थापना करनी, ये चुनौती है आज वहाँ मज़दूर वर्ग के सामने, वहाँ के युवाओं के सामने, और वहाँ की उस मेहनतकश जनता के सामने, महिलाओं के सामने, जो वहाँ इस काली ताकत के ख़िलाफ़, इस तालिबान और हक्कानी नेटवर्क की सरकार के ख़िलाफ़ वहाँ संघर्ष करना चाहते हैं और इससे मुक्ति हासिल करना चाहते हैं। निश्चित रूप से अफ़गानिस्तान की मुक्ति पश्चिम एशिया में, दक्षिण एशिया में तमाम मज़दूर वर्ग की मुक्ति, तमाम मेहनतकश जनता की मुक्ति के साथ अटूट रूप से बंधी है, और उनसे अलग ये मुक्ति संभव नहीं है। जिस तरह से अफ़गानिस्तान की मेहनतकश जनता को मुक्त कराए बिना पश्चिम एशिया की मेहनतकश जनता, वहाँ का मज़दूर वर्ग, दक्षिण एशिया की मेहनतकश जनता अपनी मुक्ति के ख्वाब नहीं देख सकती, उसी तरह से अफ़गानिस्तान की मेहनतकश जनता भी पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में क्रांतिकारी संघर्ष का हिस्सा बने बिना, इस जनता की मुक्ति के संग्राम में हिस्सा लिए बिना अपनी मुक्ति का ख्वाब नहीं देख सकती। अफ़गानिस्तान लगातार इन साम्राज्यवादी ताकतों, चाहे वे अमेरिका और नाटो के नेतृत्व में संगठित हों, चाहे वे रूस और चीन के नेतृत्व में संगठित हों, इनके हाथ में कठपुतली बना रहेगा, इनकी लूट का शिकार होता रहेगा इन साम्राज्यवादी ताकतों की। और उसके अंदर जो तालिबान जैसी, हक्कानी नेटवर्क जैसी जो प्रतिक्रियावाद की ताकतें हैं, वे अपना सिक्का चलाती रहेंगी तब तक जब तक अफ़गानिस्तान की मेहनतकश जनता पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की मेहनतकश जनता के साथ एकता नहीं बनाती, जब तक उनके साथ एकजुटता नहीं करती, और इस पूरे इलाके के अंदर एक समाजवादी संघ की स्थापना के साझे संघर्ष में वो अपने आप को हिस्सेदार नहीं समझती, उसमें पार्टनर नहीं समझती। तो पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में समाजवादी संघों की स्थापना और इन समाजवादी संघों को एकजुट करते हुए विश्व समाजवादी संघ के लिए एक किले के तौर पर उसकी निर्माण के लिए, स्थापना के लिए, संघर्ष करने के लिए हम युवाओं और मज़दूरों का आह्वान करते हैं। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, शामिल रहने के लिए, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उनको आप सपोर्ट देते रहेंगे, समर्थन देते रहेंगे, और इस महान उद्देश्य के लिए दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया में और दुनिया भर में समाजवादी संघों की स्थापना के लिए, बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों के विनाश के लिए, जो मेहनतकश जनता को इस अंधेरे और हिंसा, कत्लो-गारत के सिवा कुछ नहीं दे सकते, उनके विनाश के लिए, उनकी कब्र पर समाजवादी संघों की स्थापना के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे।